हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं अपने क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी ये चाह रहे हैं कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दीजिए, सैम्पल पेपर करा दीजिए। तो मेरी अब यही कोशिश है कि मैं लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर देती रहूं, ताकि आप डेली बेसिस पे इनको सॉल्व करिए, देखिए और अपनी प्रिपरेशन मजबूत करते रहिए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का। क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हर साल के एटलीस्ट दो पेपर आपको करा दूं, ताकि आप अच्छे से इन्हें समझ पाएं और कर पाएं। ठीक है, तो अभी तक हमने 2023 का सेट 1 आपको करा दिया है। ठीक है, तो हमें पेपर पैटर्न से मतलब नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से मतलब है कि जितने क्वेश्चंस हम कर सकें, समझ सकें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो वही मैं कर रही हूँ। अब हम कैसे कर रहे हैं उनको देखिए। तो 2023 में जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे, फिर 24 के पढ़ेंगे। तो एक तरीके से 25 का हम रॉ मटेरियल रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस करिए, इसलिए 2 सेट्स करा रही हूँ। आपके सामने वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, पेपर पैटर्न बदला है, पेपर पैटर्न को मत समझिएगा। क्योंकि अभी आपके पास 2 खंड हैं, 2025 में आपके पास 4 खंड में पेपर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें बदल रही हैं, आपके क्वेश्चंस पैटर्न भी बदले हैं, एमसीक्यूज कम हैं, सब्जेक्टिव्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं देखना, आपको ये देखना है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो इस बार भी हैं, तो वो किस तरीके से 23 में पूछे गए थे, वो कैसे आ रहे हैं, वही आपको देखना समझना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम कर रहे हैं आज अपना सेट नंबर 2। देखिए ध्यान से, क्लास 10th हिंदी कोर्स ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 सेट नंबर 2। ठीक है, पहला सेट हो चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी प्रीवियस पेपर की। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। कितना? 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। सामान्य निर्देश आपको हर पेपर के साथ कुछ सामान्य निर्देश दिए होते हैं, उनको आपको हर हाल में फॉलो करना ही करना है। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए, उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए, मतलब स्ट्रिक्टली उनको आपको फॉलो करना। सबसे पहला, इस प्रश्न पत्र पे कुल 17 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कि खंड आ और खंड बा, 2 खंड हैं, दोनों को मिलाकर 17 प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। तो खंड आ में आपके टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपका अपठित बोध यानी कि गद्यांश है, पद्यांश है। फिर आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से जो है काव्यांश आधारित प्रश्न है, गद्यांश आधारित प्रश्न है, संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न है, वो आपके साथ ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद आपके पास व्याकरण आधारित प्रश्न है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका खंड का में टोटल वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद हम किस पे आएंगे? खंड बा में। खंड बा में हमारे पास क्या दिया गया है? वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, आ बहुविकल्पी है तो बा वर्णनात्मक है। बा में आपकी दोनों पुस्तकें रहेंगी, क्षितिज और कृतिका से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। फिर आपका रचनात्मक लेखन रहेगा, जिसमें अनुच्छेद है, पत्र है, स्ववृत्त है और ईमेल है, विज्ञापन है, संदेश है, ये सारी चीज़ें आपके पास में आएंगी। ठीक है, तो ये सब हमारा बा खंड में जाएगा। खंड आ में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो खंड आ में आपके पास में 49 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 40 करने हैं। वो भी ऐसा नहीं कि कोई भी करो, आपके पास अंदर निर्देश मौजूद हैं, उन निर्देशों के हिसाब से आप काम करेंगे। खंड बा में कुल 7 प्रश्न हैं। ठीक है, 10 प्रश्न आपके आ में आ गए और 7 प्रश्न आपके बा में रहेंगे। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निर्देश आपको ध्यान रखने, क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देशों का पालन करते हुए लिखने हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखने, यानी कि 1 से लेकर 17 तक जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें सीक्वेंस में करना है। अब ये एक नियम ऐसा होता है जिसे आपको हमेशा फॉलो करना होता है। तो हमेशा याद रखना, जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें सावधानी से आपको पढ़ना है और फॉलो करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना।
चलिए, अब खंड आ में हमारे पास शुरू हो रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हैं करीबन 49 प्रश्न, जिसमें से सिर्फ 40 करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास, क्योंकि 10 प्रश्न दिए गए हैं, 10 में से हमारा पहला प्रश्न है। उप प्रश्न जो हैं वो आपके 49 हैं, मेन प्रश्न आपके पास 10 हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा अपठित गद्यांश। अब इस अपठित गद्यांश को हमें पढ़ना है और इस पर आधारित हमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। अब इन 5 हुए प्रश्न को करना है, हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। पहला यहाँ पर आपका जो गद्यांश है, देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया भर में बढ़ते पर्यावरण संकट को कम करने में जैविक खेती एक उपचारक भूमिका निभा सकती है। जैविक खेती में क्या होता है कि जो हम लोग ये यूरिया वगैरह केमिकल्स वगैरह डालते हैं ना, पेस्टिसाइड डालते हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। जैविक खेती जो पहली एक पद्धति थी हमारे यहाँ, गाय भैंस के जो गोबर होते थी उससे खेती होती थी, ठीक है, और कुछ जो नेचुरल वे से ही उगाई जाए, उनमें किसी भी तरह का जो भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हो वो कुछ भी है उसमें केमिकल बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो इससे पोल्यूशन कम होता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो खेती होती है उसमें पौष्टिकता बहुत ज़्यादा होती है। गौरतलब है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक खेती बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही है। धीरे धीरे दक्षिण, मध्य भारत और उत्तर भारत में भी यह किसानों में लोकप्रिय हो रही है। अब किसानों ने जैविक खेती को एक सशक्त विकल्प के रूप में अपना लिया है, ठीक है। गैरतलब है कि जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ भारतीय किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। धीरे धीरे जैविक खेती का प्रचलन बढ़ रहा है। जैविक बीज, जैविक खाद, पानी, किसानों के यंत्रों आदि की आसानी से उपलब्धता जैविक खेती की लोकप्रियता को और अधिक बढ़ा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें उन्हें आसानी से उपलब्ध हो तो जैविक खेती बहुत बड़ी मात्रा में हो। प्राकृतिक खेती को लेकर अनुसंधान भी बहुत हो रहे हैं। किसान नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कृषि वैज्ञानिक भी प्राकृतिक खेती को लेकर अधिक उत्साहित हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से पर्यावरण, खाद्यान्न, भूमि, इंसान की सेहत, पानी की शुद्धता को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों और समस्याओं की जानकारी ना होने की वजह से किसान इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम में प्राकृतिक खेती से पर्यावरण को जितनी मदद मिलती है, उससे साफ हो गया है कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर कई समस्याओं का समाधान हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अनुच्छेद था और इस पर आधारित है हमारे पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पांचों हमें करने, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। आप जैविक खेती की मांग क्यों बढ़ती जा रही, क्या रीज़न है कि आजकल इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, ये आपको अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो गद्यांश में दिया गया उसी के अनुसार रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सस्ती होने के कारण, अधिक उत्पादन के कारण, स्वच्छ पर्यावरण के कारण, सरकारी मदद मिलने के कारण। तो इसका कारण क्या है? ये बढ़ रहा है स्वच्छ पर्यावरण के कारण, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादा पौष्टिक, ज़्यादा नेचुरल चीज़ें खाना चाहते हैं जो पर्यावरण को नुकसान किए बगैर प्राप्त हो। तो ये हमारे लिए ज़्यादा पौष्टिकता देगी, इसीलिए इसका रुझान बढ़ रहा है। अब जब मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि नहीं। अब जैसे डिमांड होती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, तो अब उस जाहिर सी बात, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा तो चीज़ें अपने आप ज़्यादा उत्पाद होगी। सही कथन का चयन कीजिए। अब हमारे पास 4 कथन है, इनमें सही कथन सही करना है हमें। उत्तर भारत में जैविक खेती के लिए प्रेरणा की ज़रूरत है। पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के प्रति अधिक उत्साह है। लोगों में प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी का अभाव है। प्राकृतिक खेती के लिए विश्वविद्यालय से शिक्षित होना जरूरी है। तो सही कथन इसमें क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के प्रति अधिक उत्साह है। जो पूर्व की साइड में, जो पूर्व और उत्तर दिशा की साइड में जो है, वहाँ पर जैविक खेती बहुत तेजी से पनप रही है। इसका एक बहुत मेन कारण ये भी है वहाँ की वेदर कंडीशन, ठीक है। इस वजह से वहाँ पर ये जैविक खेती बहुत आसानी से हो रही है।
जैविक खेती को किसानों की पहली पसंद बनने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं इसको अपनाएं, इसके लिए क्या ज़रूरी है? रासायनिक खेती निषिद्ध की जानी चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से उस पर रोक लग जानी चाहिए। बाजार में केवल जैविक उत्पादों की बिक्री होनी चाहिए। युवकों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैविक बीज, खाद, किसानी के यंत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध होंगी, खाद है, बीज है, यंत्र है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसे आसानी से कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं मुहैया तो कराएं, लेकिन लोगों को करने के लिए प्रेरित भी करें, है ना। तो सही ऑप्शन है, युवाओं को जैविक खेती के लिए हमें प्रेरित करना पड़ेगा तभी, क्योंकि भाई हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कौन सी है? ये युवा वर्ग है। अगर ये जैविक खेती के लिए प्रेरित होगी तो आसानी से खेती आगे हो सकती है कि नहीं। चौथा प्रश्न है, वर्तमान समय में खेती के लिए अनुसंधानों में बढ़ोतरी किसके बारे में हुई है? जैविक खेती के बारे में, रासायनिक खाद, नई नई दवाइयों या नए बीज? तो जाहिर सी बात है जैविक खेती के बारे में अनुसंधान हुए हैं। नंबर 5 है, किसान कीटनाशकों, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग क्यों करने लगे? क्या ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा कीटनाशकों और रासायनिक खादों का प्रयोग क्यों करते हैं? सहज उपलब्धता के कारण, दुष्प्रभावों की जानकारी न होने के कारण, अधिक प्रचार प्रसार के कारण, या सस्ती होने के कारण? तो किसान इनका ज़्यादातर प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुष्प्रभावों की जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे क्या नुकसान होते हैं ये नहीं पता, क्योंकि ये सभी केमिकल्स हैं। केमिकल्स हमारी बॉडी में जाएंगे तो वो एक मीठे जहर की तरह काम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। अब देखिए, जब से ये रासायनिक खेती बढ़ी तब से क्या ऐसी नई नई बीमारियां जैसे बीपी है, शुगर है, आजकल कॉमन है, कॉमन डिजीज़ की तरह, सर्दी जुकाम की तरह सबके पास में है। अब उसमें एक सबसे भयंकर बीमारी है कैंसर, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, और ना जाने कितने जेनेटिक डिसऑर्डर्स आजकल लोगों में होने लगे। तो ये मैंने कहा ना, ये एक मीठा जहर है। आजकल हम सभी यही खा रहे हैं, रासायनिक खेती के द्वारा उगे हुए खाद्य पदार्थ, तो जिसका नुकसान, खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास में दिए गए हैं 2 पद्यांश, ठीक है, 2 अपठित पद्यांश। इन दोनों ही पद्यांशों में से हमें सिर्फ एक पद्यांश करना है। एक पद्यांश में 5 प्रश्न हैं, तो जो भी आप पद्यांश करोगे उस पर 5 प्रश्न आपको करने होंगे, ठीक है, और आपको 5 नंबर मिलेंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो कोई एक करना है, तो अब जो भी आप करना है वो हम करते हैं। तो हम तो आपको दोनों कराएंगे। पद्यांश संख्या 1 है, भले ही अंधेरा घिरे हर दिशा से, मगर हम नया भोर लाकर रहेंगे। घृणा स्वार्थ के इस कठिन संक्रमण में, सुनो हम नया दौर लाकर रहेंगे। प्रगति और विज्ञान का नाम लेकर मनुज को मनुज आज ठगने लगे। नई आर्थिक दौड़ की रोशनी में हमें मूल्य सब झूठ लगने लगे। मगर बात इतनी सुनो विश्व वालों, इसी रोशनी में कभी हम बहेंगे। सही या गलत रह गया क्या कहीं कुछ, जरा भी उचित और अनुचित नहीं कुछ। सुनो इस कदर स्वार्थ टकरा रहे, पतन की नहीं और सीमा कुछ। मगर हम उठेंगे प्रलय मेघ बनकर, कठिन दुर्ग पाखंड के सब ढहेंगे। बताना हमें सत्य सारे जगत को, जगाना हमें सुप्त इंसानियत को। करेगा जमाना सदा गर्व हम पर, हमें खोजना एकता के अमृत को। भले ही किसी राह जाए जमाना, मगर हम यही सही राह थामे रहेंगे। तो ये जो कविता हमारे सामने रखी गई है, ये कविता क्या हमको बता रही है कि किस तरीके से आजकल समाज में भ्रष्टाचार, वैमनस्य, ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो जो ये युवा वर्ग है वो इसका ये मानना है कि हम फिर से वो लोगों के अंदर सद्भावना लेकर आएंगे, मनुष्यता लेकर आएंगे, परोपकारिता लेकर आएंगे। जो हम आपस में मनुष्य मनुष्य होकर लड़ रहे हैं, वो भावों को हम मिटाएंगे, बंधुत्व भावना को जगाएंगे, यानी हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भाई है, ये भावना हम लोगों में ला कर रहेंगे। ठीक है, तो ये कविता थी, जो एक काव्यांश रखा था। अब इस पर है 5 प्रश्न। देखिए क्या है। पहला प्रश्न, कवि को विश्वास है कि, अब कवि को किस चीज़ का विश्वास है?
वह अंधकार को उजाले में बदलेगा, वह पुराने को नए में बदलेगा, वह रात को शाम में बदलेगा, वह दुख को सुख में बदलेगा। अब उसको विश्वास क्या है कि वह दुख को सुख में बदलेगा, क्योंकि आजकल चारों तरफ जो वैमनस्यता फैली हुई है उसकी वजह से हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी है। तो वो दुख, वो तकलीफ को हम क्या करेंगे, हम सुख में बदलेंगे। जीवन मूल्यों के कमजोर पड़ने का कारण क्या है? अब हमारी संस्कृति है, जो हमें परंपराएं हैं, वो जीवन जीने के लिए कुछ नियमों को निर्धारित करती है। वही हमारे जीवन मूल्य, क्योंकि वही सही तरीका है। अब ये जीवन जो मूल्य हमारे कमज़ोर पड़ रहे हैं, जैसे हमने कहा ना कि भाई हमें बड़ों का आदर करना है, छोटों को प्यार करना है, दूसरों की मदद करनी है, हमें ऊंच नीच, धनी निर्धन, जन्म, आपकी जाति, वर्ण कुछ नहीं देखना है। हम एक मनुष्य हैं, इस धर्म से हमें दूसरे की सेवा करनी है। तो ये जो जीवन मूल्य हैं ये अब थोड़े फीके पड़ते जा रहे हैं, कम पड़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? अंधी दौड़, विदेश की दौड़, वैज्ञानिक दौड़ या आर्थिक दौड़? तो इसकी सबसे बड़ा कारण है आर्थिकता। आजकल हर एक व्यक्ति पैसा कमाने के पीछे पागल है और उस पैसा कमाने के लिए हर एक तरह की नीचता भरा कार्य करने के लिए तैयार है। तो इसी के कारण हमारे ये जीवन मूल्य जो है ना कहीं फीके या कमजोर पड़ते जा रहे हैं। भारत की किस विशेषता का पूरा विश्व गर्व करेगा? भारत की वो किस विशेषता के बारे में इन्होंने कविता में बात करी है? अहिंसक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक प्रगति या ऐतिहासिक ज्ञान या एकता की भावना? तो ये कौन सी विशेषता है? वो है एकता की भावना। क्योंकि जब हमारे अंदर का ये सारा वैमनस्य मिट जाएगा, हम सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, तो भारत में एकता ही एकता जो है विद्यमान होगी, तो पूरा विश्व ये देखेगा और हिंदुस्तान इस पर गर्व करेगा। चौथा प्रश्न है, किसी का अंधा अनुकरण ना करके अपने लिए सही मार्ग का चयन करेंगे। ये भाव कविता की किन पंक्तियों से आया है? ठीक है, पहले समझिए, किसी का अंधा अनुकरण ना करके अपने लिए सही मार्ग का चयन करेंगे। ठीक है, अब ये भाव कविता की किन पंक्तियों से आ रहा है? चलो सारी पंक्तियां पढ़ लेते हैं ऑप्शन में जो दिया गया है। भले ही अंधेरा घिरे हर दिशा से, मगर हम नया भोर लाकर रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है, घृणा स्वार्थ के इस कठिन संक्रमण में सुनो हम नया दौर लाकर रहेंगे। नेक्स्ट है, भले ही किसी राह जाए जमाना, मगर हम सही राह थामे रहेंगे। नेक्स्ट है, मगर बात इतनी सुनो विश्व वालों, इसी रोशनी में कभी हम बहेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसमें जो सही लाइन है वो है आपकी थर्ड वाली, भले ही किसी राह जाए जमाना, मगर हम सही राह थामे रहेंगे। यानी कि किसी को हम अंधा अनुकरण नहीं करेंगे। ठीक है, आंख बंद के हम करके उसके पीछे नहीं चलेंगे, हम अपने लिए सही राह खुद चुनेंगे। जो हमारे लिए सही है, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए सही है, हम उस राह पर चलेंगे। पांचवा प्रश्न है, कठिन दुर्ग पाखंड के सब ढहेंगे। कठिन दुर्ग, दुर्ग मतलब क्या होते हैं? किले। पाखंड मतलब दिखावा, के सब ढहेंगे। चलिए देखते हैं, काव्य पंक्ति का आश्रय क्या है? समाज में भेदभाव का नाश होगा, लोगों में स्वार्थ भावना का अंत होगा, समाज के आडंबरों का नाश होगा, अंधविश्वास रूपी किलों का पतन होगा। अब तो समझ में आ गया ना, सही क्या है यहाँ पर? अंधविश्वास रूपी किलों का पतन होगा। अब देखिए, दुर्ग हमने बता दिया था किला, पाखंड मतलब दिखावा, ठीक है, वो हो गया अंधविश्वास, जहाँ पर हम किसी पर आंख बंद कर जो विश्वास कर लेते हैं वो दिखावा ही पे हो जाता है। चलिए, अब है हमारे पास दूसरा पद्यांश, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इस पर भी हमारे पास 5 प्रश्न दिए गए हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर? सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदनी की रेखा। क्या है? सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा।
आज दिशा है घोर अंधेरी, नभ में गरज रही रणभेरी, चमक रही चपला छड़ छड़ पर, झनक रही झिल्ली झन झन कर। नाच नाच आंगन में गाते केकी केका, काले बादल में लहरी चांदी की रेखा। काले बादल मन भय हो उठता चंचल, कौन हृदय में कहता पल पल, मृत्यु आ रही सजे ए दलबल। आग लग रही घात चल रहे विधि का खेला, काले बादल में छिनती चांदी की रेखा। मुझे मृत्यु की भीति नहीं, पर अनीति से प्रीति नहीं, यह मनुजोचित रीति नहीं, जन की प्रीति प्रतीति नहीं। देश जातियों का कब होगा नव मानवता में रे एका, काले बादल में कल की सोने की रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर समाज में जिस तरीके से विसंगतियां फैली हुई हैं, लेकिन उसके बीच में भी कहीं ना कहीं मनुष्यता, भावना ये झलकती है, ये बात बताई है। समाज में जो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उसके बीच में भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बाकी है। अब इस पर है हमारे पास 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, काले बादल और चांदी की रेखा किनका प्रतीक है? काले बादल और चांदी की रेखा किनका प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए प्रतीकों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या है। विपत्तियां, कालिमा, आशा की किरण या बिजली। तो काले बादल और चांदी की रेखा जिनका प्रतीक है वो प्रतीक है आपका ए और सी का, यानी कि विपत्तियां और आशा। काले बादल विपत्तियां हैं और चांदी की रेखा जो है वो आशा की किरण है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, ए और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में किस प्रकार के बादल छाए हुए हैं? नीचे दिए गए कारकों को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में किस प्रकार के बादल छाए हैं? जाति द्वेष के, घंघोर घटाओं के, परस्पर वैमनस्य के या वैश्विक अशांति के। तो यहाँ पर जो सही आ रहा है वो है आपका जाति द्वेष लग रहा है, और नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है वैश्विक अशांति। ठीक है, तो ये 2 हैं, वैश्विक यानी विश्व में जो अशांति है वो, और दूसरा जाति द्वेष, ये 2 जो हैं वो सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कैसे वातावरण में आशा की किरण छिप जाती है? कैसा ऐसा वातावरण जिसमें हमारी जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं छिप जाती है। नीचे दिए कारकों को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए क्या है, जब तेज वर्षा होती है, जब मन निराशा से भयभीत हो, जब पाखंड रचे जा रहे हों, जब बादल छाए हों। तो सही इसका ऑप्शन जो आ रहा है वो है मेरे ख्याल से बी और सी। ठीक है, देखिए, जब मन निराशा से भयभीत हो और जब षड्यंत्र रचे जा रहे हो। तो ये 2 कंडीशन होती है कि जब हमें हमारे जो आशा के जो बादल हैं उनमें निराशा छाने लगती है। चौथा प्रश्न है, मोर मोरनी, केकी केका था ना, वो क्या था? मोर मोरनी द्वारा आंगन में नृत्य प्रस्तुत करने से क्या अभिप्राय है? वो मतलब वो लोग आंगन में नाचेंगे, इसका क्या तात्पर्य है? चलिए देखते हैं। उन दोनों का प्रसन्न होकर नृत्य करना, निराशा के बादल छटने लगे, खुशियों ने दस्तक दे दी है, यानी कि निराशा के बादल अब छट रहे हैं और खुशियां आ रही हैं, ये उसका प्रतीक है। दोनों नृत्य कर बादलों को बरसने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मोर सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो सही ऑप्शन तो आ गया। तो इसका तात्पर्य है यहाँ पर निराशा के बादल छटने लगे और खुशियों ने दस्तक दी है। अब बादल जब आते हैं तो मोर मोरनी नाचते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब बादल छटते हैं और क्या कहते हैं बहुत प्रसन्नता होती है, तब कहीं जाकर मोर नाचते हैं। तो वो प्रसन्नता का प्रतीक भी वो बता रहे हैं। 5वां प्रश्न है, चांदी की रेखा को सोने की रेखा में कब बदला जा सकता है? अब बताइए, पूरी कविता में उन्होंने चांदी की रेखा कही, लेकिन लास्ट पंक्ति में उन्होंने सोने की रेखा कह दी। अब वो चांदी की जो रेखा थी वो सोने की रेखा में किस तरीके से कैसे तब्दील हो गई? देश जातियों की एकता होने पर, काले बादलों के दूर होने पर, बादलों में सूर्य के छिपने पर, मृत्यु से भयभीत ना होने पर।
तो जब चांदी की रेखा है वो सोने की रेखा में जब तब्दील होती है, जब देश जातियों में एकता होती है। हमारे देश जो है अलग अलग जातियों संप्रदायों में बटा है और ये आपस में जब लड़ती रहती हैं तो क्या होता है भाई, हमारे पास इतनी विभिन्न जातियां हैं, इस चीज़ का हमें गर्व है, लेकिन वो इतने वैमनस्यपूर्ण हैं। ये बाहर से देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये वैमनस्यता अंदर अंदर कहीं ना पनपती है, तो वो चांदी की रेखा है। लेकिन जब कहीं ना कहीं ये अंदर का भेदभाव मिट जाता है और सभी प्यार से रहने पड़ते हैं, तो वो एक्चुअल में हमारे लिए गर्व की बात हो जाती है। अभी तो एक प्रतीकात्मक रूप में है कि हाँ हमारे यहाँ विभिन्न जातियाँ हैं, लेकिन आप विभिन्न जातियाँ क्या हैं, वो आपस में लड़ रही हैं। तो वो दिखावे के लिए तो खुशी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी नहीं। जब ये वैमनस मिट जाएगा तो वो एक्चुअल खुशी के रूप में निकल कर आती है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। यहाँ क्या दिया गया है, अब प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6, ये 4 यानी 3 से लेकर 6 तक हमारे पास व्याकरण आधारित प्रश्न आएंगे। तो व्याकरण के हैं हमारे पास 4 टॉपिक, और ये 4 टॉपिक हमारे पास कौन से हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, वाच्य है, पद परिचय है और अलंकार है। तो इस पर हमारे सामने ये 4 प्रश्न रखे गए हैं 3 से 6 तक। अब जैसे प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य भेद में 5 प्रश्न रखे गए हैं, 5 में से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा वाच्य आएगा, फिर पद परिचय आएगा और फिर अलंकार आएगा। तो हर टॉपिक पे आपके सामने 5 प्रश्न रखे जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ 4-4 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको कितने, 1 नंबर। तो 4 प्रश्न करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। अब हर टॉपिक पे 4-4 प्रश्न करोगे तो कितने मिलेंगे, 16 नंबर। तो व्याकरण पर आपके लिए 16 मार्क्स थे, जो कि इस साल के पैटर्न में भी हैं, 16 ही मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर पहला प्रश्न। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखने हैं, ठीक है। अब 4 नंबर मिलेंगे। प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपके पास ऑप्शन है, मिश्र वाक्य ढूंढते हैं। हालदार साहब जब कस्बे से गुजरते तब नेताजी की मूर्ति पर बदले हुए चश्मों को देखते। अब देखिए, पहले वाक्य में जब लगा है, दूसरे वाक्य में आपका तब लगा है, तो ये तो हमें मिश्र वाक्य लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ज्ञान चक्षु खुल गए, सरल वाक्य है। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी की और थक कर लेट गए, ये एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर आप और जैसे अव्यय को देख रहे हो। क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है, ये एक सरल वाक्य है। तो सही क्या है आपका ए हमारा मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें संयुक्त वाक्य ढूंढना। चलिए देखते हैं। उन्होंने हमें देखकर भी अनदेखा किया, तो ये तो एक सरल वाक्य है, ठीक है। उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, तो ये तो लग रहा है, ठीक है। उन्होंने दोनों सिरों के सर काटे, ये सही है। तो यहाँ और लगा है, सही है। दूर तो जाना नहीं था, तो ये भी नहीं है। बर्थ पर एक सफेद पोश सज्जन बैठे थे जिन्होंने हमारी संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। तो देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस तो हमें पूर्ण लग रहा है, लेकिन जिन्होंने अव्यय जो है वो किसमें, संयुक्त वाक्य में नहीं लगता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका नंबर बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और अव्यय सही लगा है और पहला जो सेंटेंस है वो भी आपका पूर्ण है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्य का सरल वाक्य होगा। वाक्य क्या है, पानी मुंह में भर आया और उसका घूंट गले में उतर गया, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है, इसका हमें सरल वाक्य ढूंढना है। चलिए देखते हैं। जब पानी मुंह में भर आया, तो जब लगे होने से सीधे सीधे पता चल गया ये तो मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, जैसे ही मुंह में, तो ये भी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। मुंह में पानी भर आया इसलिए पानी ई का घूंट गले में उतर गया, ये भी सही नहीं है। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया, तो यहाँ पर डी वाला जो है ये सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। चलिए देख लेते हैं क्या है। जब भी वे काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते। ऑप्शन क्या है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। तो यहाँ पर जो सही है वो है आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि यहाँ पर बैठना और मुंह करना, बैठने की विशेषता क्या है, मुंह करके बैठते थे। तो इस तरीके से क्रिया की विशेषता आपको वहाँ कहाँ पता चल रही है, जब वे काशी से बाहर होते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 5।
निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। चलिए, उनकी भाव भंगिमा से ये स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया में वे खीरे का रसास्वादन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ अब ये जो रेखांकित उपवाक्य है ये शुरू किससे हो रहा है? की से शुरू हो रहा है। तो हमेशा मैंने बताया आपको कि की से शुरू होने वाले जो भी उपवाक्य होंगे वो आपके संज्ञा आश्रित उपवाक्य रहते हैं। तो ये कौन सा है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट आते हैं, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहां पर हमारे पास वाच्य आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अब इन 5 प्रश्नों में हमें 4 प्रश्न करने हैं। क्या है? निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला है, वे हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लधेड़ लेना चाहते थे। वाक्य किस वाच्य भेद का है? अब ध्यान देखिए क्या दिया है, वे हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लधेड़ लेना चाहते हैं। तो अब ये सीधी सी बात है, कौन चाहते हैं? हमें। ठीक है, कौन? वे हमें चाहते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे हमें ये पता चल रहा है कि ये एक कर्तवाच्य है, क्योंकि क्रिया वे से कनेक्टेड है और इसमें किसी भी तरह का कारक द्वारा या से तो लगा नहीं है। ये भी एक चीज हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, नवाब साहब द्वारा खीरे पर मसाला छिड़का गया। वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है? नवाब साहब द्वारा, नवाब साहब करता है, उसके साथ द्वारा लगा है। दूसरा, छिड़का गया, क्या छिड़का गया? मसाला, तो यहाँ पर द्वारा जैसा कारक लगा हुआ है। दूसरा, क्रिया सकर्मक है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, उसने बर्थ पर सुविधा से बैठा नहीं जा रहा था। उनसे, अब देखो से आ गया ना, बर्थ पर सुविधा से बैठा नहीं जा रहा था। ठीक है, से लगा हुआ है, आपको नहीं है, असमर्थता दिखा रही है। जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। तो अब अगर इसमें हम क्या लगा क्वेश्चन लिखते हैं तो क्रिया क्या है? अकर्मक है। तो जहां पर से लगा हुआ है वाक्य में असमर्थता है और साथ ही साथ क्रिया अकर्मक है, तो वहां पर क्या रहेगा? वो हमेशा रहता है भाववाच्य। नेक्स्ट है, सफ का वक्त काटने के लिए, सॉरी ये है सफर का, ठीक है, सफर का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। उन्होंने, अब यहाँ पर उन्होंने आया ना, है ना, तो यहाँ पर सीधे बात है, ने लगा है तो ये तो कर्तवाच्य, कर्तवाच्य को किस में बदलना है? हमें कर्मवाच्य में बदलना है। सफर का वक्त काटने के लिए ही उनके द्वारा खीरे खरीदे गए होंगे। सही है, सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने खीरे सफर का वक्त काटने के लिए खरीदे होंगे। अब यहाँ पे भी देखिए उन्होंने आ रहा है, हमें नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, सफर का वक्त काटने के लिए उनसे खीरे खरीदे जा रहे हैं, नहीं, सफर का वक्त काटने के लिए उनके द्वारा खरीदे जाएंगे। अब जाएंगे मतलब ये तो भविष्य में हो गया, भविष्य में तो नहीं है। उन्होंने खरीदे होंगे यानी कि पहले खरीद लिए। तो यहाँ पर सही वाक्य है आपका पहला, क्योंकि देखिए ये भी कर्मवाच्य है, ये भी कर्मवाच्य है, लेकिन यहाँ पर काल बदल जाएगा। ये भविष्य काल में है, जबकि यहाँ पर जो काल हो रहा है ये भूतकाल में है। ये चीज ध्यान रखनी, तो ये भूतकाल का है। नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? चलिए देखते हैं कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। टिकट सेकंड क्लास का लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फाक को सूंघा गया, जेब से चाकू निकाला गया, ऊपर की बर्थ पर चढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ पर कौन सा है? सीधे सीधे समझ में आ गया, ये है आपका लास्ट वाला, ऊपर की बर्थ पर चढ़ा नहीं जाता। अब ध्यान देखो, टिकट सेकंड क्लास का लिया गया, क्या लिया गया? टिकट लिया गया, सकर्मक क्रिया है। फाक को सूंघा गया, क्या सूंघा गया? फाक को सूंघा गया, ये भी कर्मवाच्य है। जेब से चाकू निकाला गया, क्या निकाला गया? चाकू निकाला गया। तो जहां कहीं भी सकर्मक है वहां तो भाववाच्य हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, ऊपर की बर्थ पर चढ़ा गया, क्या चढ़ा गया? ये कहीं मेंशन नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सकर्मक क्रिया जो है वो कर्मवाच्य में ही रहेगी, अकर्मक क्रिया आपकी भाववाच्य में आती है। चलिए अब हम आ गए नंबर 5 पे। नंबर 5 में क्या है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों में से किन्हीं 4 पदों के सही पद वाला विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
क्या दिया है आपको यहाँ 1 2 3 4 5, 5 के नीचे अंडरलाइन है, इसमें से किसी 4 का आपको पद परिचय करना है। यानी एक ही सेंटेंस दे दिया और उनमें उन्होंने 5 पद लगा दिए हैं, 5 में पांचों पद में आपको कोई भी 4 पदों के सही जो है पद परिचय करने हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्या है, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाइत फाके देख कर मुंह में पानी ही खूब आ रहा था, लेकिन वे इनकार कर चुके थे। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड है खीरे, पनियाती, खूब, लेकिन, वे। ठीक है, अब आ जाते हैं, सबसे पहला हमने लिया खीरे। खीरे क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है कि ये एक फल का नाम है। ठीक है, तो सीधे सीधे हमें पता चल गया कि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, खीरा पर्टिकुलर एक फल है, तो व्यक्ति संज्ञा है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है। अब संबंध कारक कैसे देखा, खीरा क्या है, खीरा काटा जाता, काटी तो जाता नहीं, तो इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा। अब की लगा हुआ है तो संबंध कारक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन, क्योंकि वहां तो 4 खीरे थे, अब सभी को पता है कोई एक खीरा थे नहीं, लेकिन यहाँ पर भी खीरा तो दिया नहीं है, खीरे दिया है तो बहुवचन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शब्द है आपका पनियाती। पनियाती क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पनियाती फाके की विशेषता है। ठीक है, वो पनियाती है तो सीधे सीधे गुणवाचक विशेषण है, और यहाँ पर फाके की वो विशेषता बता रहा है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये है आपका पहला विशेष्य है, स्त्रीलिंग है। पनियाती, ती से लगा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, क्योंकि जब खीरे बहुवचन है तो जाहिर सी बात है फाके भी कई सारी हैं, एक फाक तो है नहीं, कई सारी फाके हैं, और उनकी विशेषता, जब जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं वो बहुवचन है तो विशेषण भी आपका बहुवचन ही रहता है। नेक्स्ट है खूब। रीतिवाचक क्रिया विशेषण देख यहाँ पर खूब। अब खूब यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए पहले पीछे देखना पड़ेगा किसके साथ कनेक्टेड है। खूब है, एक खूब आ रहा था, मुंह में पानी खूब आ रहा था, तो ये आ रहा था, कितना आ रहा था, खूब आ रहा था। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है आपका क्या है, ये परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है, आ रहा क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्योंकि क्वांटिटी बता रहा है कि खूब आ रहा है तो वो परिमाणवाचक हो गया, समय बताता तो कालवाचक होता, रीति बताता तो रीतिवाचक होता, स्थान बताता तो स्थानवाचक होता, लेकिन यहाँ पर वो क्वांटिटी बता रहा है। नेक्स्ट है लेकिन। समानाधिकरण सपुच्च बोधक अव्यय है, जबकि व्याधिकरण है। भाई खीरे पनियाती देखकर लेकिन मुंह में पानी खूब आ रहा था, लेकिन वो पहले मना कर चुके थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये है आपका व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, पहला सेंटेंस को वो दूसरे पे कर रहा है। ये हमारा हमेशा कहाँ रहता है, मिश्र वाक्य में रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वे। वे क्या है, अब मैं, तुम और वे, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है। ठीक है, वे यहाँ पर पुल्लिंग को बता रहे हैं, और चूंकि बहुवचन है लेकिन आदर सूचक बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या है, यहाँ पर वे है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, और यहाँ पर ये रहेगा मेरे ख्याल से आपका एक वचन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्सन के लिए बात हो रही है। चूंकि यहाँ पर अगर बहुवचन के साथ आदर सूचक लगा होता तो हम यहाँ देते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बहुवचन लगा के छोड़ दिया है, इसलिए इसे हम एक वचन में लेकर आएंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हमारे पास अलंकार आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। क्या है, मंगन को देख ही पट देत बार बार, इस पंक्ति में निहित अलंकार क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मंगन को देख पट देत बार बार, तो यहाँ पर पट में जो है वो एक शब्द में 2 जो है अर्थ छिपे हैं। पट मतलब पर्दा भी है और पट मतलब दरवाजा भी है, तो इस तरीके से एक शब्द में 2 अर्थ छिपे होने की वजह से यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, इस चौपाई में प्रयुक्त अलंकार है। जो सो जनु क्या दिया है, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, अब वो क्या है, तो हम जान लो कि हमारे माथे रख दिया है, तो सीधे सीधे ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको यहाँ पे दे दिया है जनु, हमेशा हमने क्या बोला, जनु मनु ज्यों त्यों, जहां कहीं भी ये हो रहा है तो सीधे सीधे वो क्या हो जाता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार।
नेक्स्ट है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ पर उषा जो है उसे लालिमा लेते बताया गया है, यानी कि वो जीवित है, यानी कि उषा जो कि प्रकृति है उसको क्या कर दिया, जीवित कर दिया। वो भी जो है दूसरों के होठों से लाली ले रही है, कपोलों से लाली ले रही है। तो सीधे सीधे यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीयकरण अलंकार, क्योंकि प्रकृति जो है उसे जीवित होता दिखा दिया गया, उसके लक्षण जीवितियों की तरह है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। ध्यान दीजिए, पहला तो इसमें अनुप्रास अलंकार हमें दिख रहा है, लेकिन हमें अनुप्रास अलंकार ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति अपने वेश को बदल रही है। वेश बदलने का काम मनुष्यों के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रकृति बदल रही है जो कि जड़ है, तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मानवीयकरण अलंकार। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इस दोहे में निहित अलंकार है। इस दोहे में हनुमान जी की पूछ में आग भी नहीं लग पाई और पूरी लंका उन्होंने जला दी। अब यहाँ पर हनुमान जी की जो प्रशंसा उसे करते करते लोक सीमा को पार कर लिया गया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात को कह दी गई है। तो कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए अब हम आ गए अपने जो पाठ्य पुस्तक है। अभी हमने अपठित बोध कर लिया, जहां गद्यांश काव्यांश किए, फिर उसके बाद 4 प्रश्न हमने व्याकरण के किए, ठीक है, जिनमें रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य आपका, फिर उसके बाद जो है पद परिचय रहा और फिर अलंकार। अब हम आ गए अपनी पाठ्य पुस्तक, कौन सी, क्षितिज भाग 2, ठीक है। क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड पर आधारित प्रश्न रहेंगे, पद्य खंड पर और क्या कहते हैं गद्य खंड पर आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। अब हमारे जो 6 अध्याय गद्यांश गद्य खंड के दिए हुए हैं, उनमें से किसी भी एक चैप्टर का गद्यांश रखा गया है और उसे हमें पढ़ना है। उस पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और 5 हमें करने हैं। एक प्रश्न के लिए एक आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, इससे पता चल रहा है ये चैप्टर है नेताजी का चश्मा। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गद्यांश रखा गया। अब इस पर है 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, जीप के आगे बढ़ने पर भी हालदार साहब का मूर्ति के बारे में सोचते रहने का कारण क्या था। वो आगे चले गए छोड़कर मूर्ति, उसके बावजूद वो क्या थे, वो सोच ही रहे थे। किसके बारे में, मूर्ति के बारे में। देखिए क्या है, देश प्रेम की भावना था, कस्बे में लगी मूर्ति का सौंदर्य था, मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा ना होना है या मूर्ति का रख रखाव ना होना है। तो उनके सोचने का सबसे बड़ा कारण था मूर्ति पर जो चीजें थी वो तो था ही था, लेकिन वो इस चीज के, क्योंकि पहली बार उनको ये नहीं पता था कि भाई मूर्ति का चश्मा बदल रहा है। पहली बार क्या था, उन्हें ये प्रयास बहुत सराहनीय लगा था कि छोटा सा कस्बा है लेकिन यहाँ के लोग देश प्रेमी हैं, यहाँ पर उन लोगों में देशभक्ति की भावना है, ये चीज बताई गई थी। तो देश प्रेम की भावना थी। नेक्स्ट है, हालदार साहब ने नागरिकों के प्रयास को बताया उदारवादी, अकल्पनीय, प्रशंसनीय, बचकाना। तो सही क्या है कि ये प्रयास प्रशंसनीय है। छोटा सा कस्बा है, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हुई है, चश्मा नहीं है, लेकिन तब भी ये कार्य प्रशंसनीय है। तीसरा प्रश्न है, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, इस वाक्य में उधर शब्द किसके लिए संकेत किया गया। कहां से गुजरे, कस्बे से गुजरे, कस्बे के चौराहे से गुजरे, ठीक है। चलो देखते हैं, कस्बे के लिए, चौराहे के लिए, नगरपालिका के लिए या उत्साही लेखक के लिए। तो क्या है, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, यानी कि ये प्रयुक्त किया है आपका कस्बे से,
क्योंकि वहां पर वो पूरे कस्बे से हर 15 दिन में गुजरते थे। एक दिन गुजरे फिर दूसरे दिन, अब रास्ता ही उस चौराहे से होकर जाता था। तो पर्टिकुलर हम उस चौराहे की बात नहीं करेंगे क्योंकि चौराहा शब्द मूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो गुजरने का काम है वो कस्बे के लिए होगा। उन्होंने मूर्ति में क्या अंतर देखा? मूर्ति का चश्मा बदला हुआ था। मूर्ति ने कपड़े पहने थे, मूर्ति ने शॉल ओढ़ी थी, मूर्ति का चश्मा बदल गया है, मूर्ति का पेंट कर दिया गया है। तो क्या था? मूर्ति का चश्मा बदल गया, पहले मोटे फ्रेम वाला था और अब दूसरा हो चुका था। हालदार साहब जीप से कहाँ जाते थे? कस्बे में लगी मूर्ति देखने, अपनी फैक्ट्री का काम देखने, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने, कंपनी के काम से कस्बे से आगे। तो क्या था सही आपका? वो था कंपनी के काम से कस्बे से, क्योंकि कंपनी के काम से हर 15 दिन में उनको उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। यानी कि वो आते उधरते और फिर कस्बा पार करके आगे की तरफ निकल जाते थे। तो क्या है? कंपनी के काम से कस्बे से आगे निकल जाना। चलिए, अब हमारे जो गद्य खंड के 6 अध्याय दिए गए हैं, उन 6 अध्यायों में से हमारे पास में सिर्फ 2 प्रश्न रखे जाएंगे और इन दोनों ही प्रश्न को हमें करना था। क्या है? गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला है, किस घटना के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे? यानी कि उस समय जो मान्यताएं चल रही थी वो उनको बिल्कुल भी नहीं मानते थे। पहली बात तो जो हम लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने 2-3 चीजें ऐसी करी हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या, जवान बेटे की मृत्यु पर पद गा रहे थे, हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, अपनी खेती बाड़ी स्वयं करते थे, बेटे का क्रियाकर्म बहू से कराया। तो उस समय की प्रचलित मान्यता के अनुसार किसी भी शवदाह के लिए किसी पुरुष के द्वारा ही ये कार्य कराया जाता था, लेकिन ये काम उन्होंने अपने घर में अपने बेटे को, वो खुद भी अग्नि दे सकते थे, लेकिन खुद ना देकर उन्होंने प्रचलित मान्यताओं का विरोध करते हुए अपनी बहू से दिलवाया। तो सही क्या है? बेटे का क्रियाकर्म बहू से करवाया था। ये उन्होंने इस एक प्रचलित मान्यता का विरोध किया था। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी क्यों हैं? क्या कारण है शहनाई और डुमराव? रीजन देखते हैं फिर बताते हैं। डुमराव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ। उनके परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। रीढ़ की नरकट डुमराव में सोन नदी किनारे पाई जाती है। बिहार के संगीत प्रेमी परिवार डुमराव में रहते थे। तो सही क्या है? जो शहनाई है वो बनती किससे है? रीढ़ से, और वो रीढ़ जो है वो कहाँ मिलती है? डुमराव में बहने वाली सोन नदी में। तो इसका सही कारण क्या है? रीढ़ की नरकट डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। मतलब पूरा आप देख लो, कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ वहीं पर मिलती है। अब हम आ गए अपने पद्य खंड में, यानी कि काव्य खंड में। तो हमारे काव्य खंड में 6 अध्याय दिए गए हैं क्षितिज बुक में। उन 6 अध्यायों में से किसी भी एक अध्याय से हमारे सामने काव्यांश रखा जाएगा, उसे पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें करना है। देखिए क्या है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसको हम पढ़ेंगे और इस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला। तो हम सभी को पता है कि ये कहाँ से लिया गया है? संगतकार से लिया गया है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। ठीक है, अब इस पर 5 प्रश्न हैं। देखिए, इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं क्योंकि ऑलरेडी कई बार मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, मुख्य गायक अपने ही सरगम को किस कारण लांघ जाता है? क्या कारण है कि वो अपना ही सरगम जो गा रहा था उसको लांघ के आगे निकल जाता है? गाने की रौ में भटकने के कारण, संगतकार द्वारा साथ देने के कारण, संगतकार द्वारा साथ ना देने के कारण, या संगतकार नौसिखिया है।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए, गाने की रौ में भटकने के कारण। यानी कि गाने की जो रौ है उसमें जहाँ से हम शुरू करते हैं, अब जैसे जहाँ से आपका मुखड़ा शुरू होता है वहाँ से थोड़ा सा सम पे चलते हैं, फिर धीरे धीरे उच्च होता है, मध्यम होता है, उच्च होता है, मध्यम होता है, तो इस तरीके से सरगम चलती है। अब उस रॉ से वो भटक गया, अगर वो उच्च गया तो फिर वो नीचे आने की जगह वो थोड़ा सा मतलब एक अपनी रॉ से भटका है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वो अपनी सरगम को लांघ जाता है। नेक्स्ट है, मुख गायक कहाँ भटक जाता है। चलिए देखिए, समुद्र के भंवर जाल में, बचपन की स्मृतियों में, तबले की ताल में, शोर गूंज के भंवर में। तो सही क्या है, ये यहाँ पर है इसका सही ऑप्शन शोर गूंज के भंवर जाल में। देखिए एक्चुअल में जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से एक भी सही नहीं है, ठीक है। वैसे तो वो कहाँ भटका था, सरगम के अनहद जंगल में भटका था, सही है। तो अगर आप हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एक भी ऑप्शंस जो हैं वो सही नहीं है, ना वो समुद्र के भंवर जाल में, ना बचपन में, ना तबले में। हाँ, शोर गूंज के भंवर जाल में हमने इसे क्यों एक्यूरेट कर दिया, सही तो ये भी नहीं है, लेकिन क्या हुआ था, वो सरगम के चक्कर में इधर उधर भटक गया था। अब ये सरगम में भटकने का मतलब क्या था, वो अपने आप में खोया हुआ था। अब इसी का अपोजिट हमें ये मिला कि भाई शोर हो सकता है, इसलिए इसे शोर में लगा दिया गया। वैसे ये इनमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मुख्य गायक के भटकने पर संगीतकार उसकी सहायता कैसे करता है, उसका सामान उठाकर, उसका हाथ पकड़कर, स्थाई को संभाल कर, बचपन की याद दिलाकर। तो वो क्या स्थाई को संभालता था, जहां से सरगम शुरू हो रही है, तो उसका ऑप्शन है स्थाई को संभाल कर। जब वह नौसिखिया था, इस वाक्य में वह किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जाहिर सी बात है मुख्य गायक के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि याद दिलाता है वो समय जब मुख्य गायक नौसिखिया था, यानी कि उसने नया नया गाना शुरू किया था। तो सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ये मुख्य गायक के लिए इस्तेमाल हुआ है। नंबर 5 है, तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला। यहाँ तार सप्तक से क्या अभिप्राय है। देखिए तार सप्तक का मतलब होता है, एक तो बहुत ही शुद्ध स्वर होता है और ये बहुत ऊंचा स्वर होता है। एक नॉर्मल जो हम लोग गाते हैं उससे ये उससे ऊंचा स्वर होता है। तो देखिए क्या है, धीमा स्वर, शुद्ध स्वर, दुगना धीमा स्वर या दुगना ऊंचा स्वर। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, पहला शुद्ध स्वर, दूसरा है दुगना ऊंचा स्वर। तो यहाँ पर शुद्ध स्वर जो है वो धीमा भी हो सकता है और ऊंचा भी हो सकता है, तो इसलिए शुद्ध स्वर को हम नहीं करेंगे, हम किस पर लगा देंगे, दुगना ऊंचा स्वर पे, क्योंकि तार सप्तक जिसमें नॉर्मल सरगम गाई जाती है उससे दुगना ऊंचा स्वर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमारे पास हमारे काव्य खंड के जो 7 अध्याय हैं, उन 7 अध्यायों में से 6 अध्यायों में से आपके पास में 2 प्रश्न रखे जाएंगे बहुविकल्पीय, और दोनों ही आपको करने हैं। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो 2 नंबर के रहेंगे, 2 प्रश्न है, 1-1 नंबर का। गोपियां उद्धव को भाग्यवान मानती हैं क्योंकि, क्या रीजन है कि उन्होंने उद्धव को भाग्यवान कहा है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं फिर भी विरह वेदना झेल रही हैं। नेक्स्ट है, उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से मुक्त और अर्लिप्त होने के कारण विरह वेदना से भी मुक्त है। उद्धव को मथुरा में श्री कृष्ण का सानिध्य हर समय प्राप्त है। उद्धव ने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर ज्ञान अर्जित किया। तो सही रीजन क्या है कि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से मुक्त हैं और अर्लिप्त होने के कारण विरह वेदना से मुक्त हैं। वो श्री कृष्ण के साथ थे लेकिन तब से उनसे प्रेम नहीं हुआ, अब उनके साथ ही रहते हैं, तो इस वजह से उनको विरह वेदना भी नहीं होती है। चलिए दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोधित होने का कारण था। अब परशुराम क्रोधित हो रहे थे किस लिए, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण का पहुंचना, लक्ष्मण द्वारा उनके गुरु शिव का धनुष तोड़ा जाना, राम लक्ष्मण द्वारा उनके प्रश्नों का जवाब ना देना, राम द्वारा शिव धनुष का भंग करना। तो सही है, ये तो हमें क्या है यहाँ पर लास्ट वाला, राम द्वारा शिव धनुष को भंग करना। राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया था, इसीलिए तो वो क्रोधित होकर सभा में उपस्थित हुए थे। चलिए अब हम आ गए अपने खंड बा में। खंड बा हमारा पूरे तरीके से वर्णात्मक है। अब इसमें जो प्रश्न आएंगे वो हमारी क्षितिज बुक से आएंगे।
क्षितिज बुक के काव्य खंड से, फिर गद्य खंड से, फिर हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका से, फिर उसके बाद रचनात्मक लेखन हमारा शुरू होगा, जिसमें रहेगा अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, फिर आएगा आपका विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, ईमेल लेखन। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे दिया गया है। सबसे पहला हमारे पास में जो प्रश्न आ रहा है का आपका ब खंड का जो वर्णात्मक है, लेकिन हमारी प्रश्न पत्र का 11वां प्रश्न है। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो हमारे जो गद्य पाठ हैं, गद्य पाठ हमारे कितने हैं? 6 हैं। तो उन 6 में से हमारे सामने 4 प्रश्न रखे गए थे, हमें सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने में? 25 से 30 शब्दों में, यानी कि लघु उत्तरी हैं। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 2 नंबर, तो 3 प्रश्न करोगे तो कितने हो जाएंगे? 6 नंबर, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। भंदत आनंद कौशलायन के अनुसार संस्कृति से क्या अभिप्राय है? ठीक है, पहला प्रश्न है संस्कृति क्या है? संस्कृति जहां हमें कहीं पर कुछ हमारी आवश्यकताओं को या जिज्ञासावश हम किसी भी नई चीज का आविष्कार करते हैं, वही हमारी संस्कृति कहलाती है। तो देखिए क्या है। भंदत आनंद कौशलायन के अनुसार कल्याणकारी एवं निस्वार्थ भावना से पोषित व्यक्ति संस्कृत कहलाता है, और उस संस्कृत व्यक्ति द्वारा किए गए समस्त कल्याणकारी कार्य संस्कृति कहलाते हैं। संस्कृति का मूल लक्ष्य मानव कल्याण है। संस्कृति का एक ये चीज जरूरी है कि उसमें हमेशा कल्याण होना चाहिए, लोक कल्याण की बात होनी चाहिए। पहली चीज ये पहला शर्त है। और जो व्यक्ति भी इस कल्याणकारी कार्य को करता है वो संस्कृत कहलाता है। वहां पर अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कल्याणकारी भावना होनी चाहिए। खा है, नवाब साहब ने खीरे बाहर फेंक दिए, आपकी दृष्टि से उनका ये व्यवहार कहाँ तक उचित है? भाई देखिए, नवाब साहब ने अगर वो खीरे खरीदे थे तो किस लिए खरीदे थे? सूंघने के लिए तो नहीं खरीदे थे। जाहिर सी बात है, समय में जब हम सफर कर रहे हैं तो हमें भूख लगेगी तो काट के खाने के लिए, यानी कि खाने के लिए खरीदे। लेकिन उन्होंने इस चीज के बारे में नहीं सोचा था कि उनके साथ कोई एक आम व्यक्ति सफर करेगा। अब वो आम व्यक्ति एक नवाब को खीरा खाते हुए देखे, ये तो अपने आप में बहुत ही गलत बात हो जाएगी, नवाब की शान शौकत को ठेस लग जाएगी। तो अब उन्होंने कहा कि भाई एक आम आदमी के सामने खीरे रखे हैं, तो अगर वो खीरा खा लेता तो ये भी खा लेते, हमारे लेखक अगर खीरा खा लेते तो शायद ये भी खा लेते, लेकिन इन्होंने मनन कर दिया हमारे लेखक ने। तो नवाब साहब अब क्या करते? तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि भाई किसी भी तरीके से हम ऐसा करें कि हम खीरे को ऑफर करते हैं, खा लिया तो ठीक है, नहीं तो शान बचाने के लिए उन्होंने तरीका नया, सूंघेंगे और फेंकेंगे। तो इस तरीके से ये उनकी झूठी शान शौकत को दर्शाता है कि भाई आपका नवाबी चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन वो शान शौकत अभी तक नहीं गई है। देखिए क्या है। नवाब साहब की ये प्रतिक्रिया दिखावे और आडंबर की से भरपूर थी। वो दिखावा कर रहे थे अपनी झूठी शान शौकत का। ऐसा करके नवाब साहब स्वयं को सामान्य वर्ग से श्रेष्ठ, नफासत नजाकत से भरपूर और तहजीब वाला सिद्ध करना चाहते थे कि भाई मैं आम जनता से थोड़ा ऊपर हूँ, ठीक है। उनके मन में अहंकार की भावना थी। लेखक द्वारा खीरा खाने का प्रस्ताव अस्वीकार करने पर उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने खीरों को बिना खाए फेंक दिया। भाई तुम नहीं खा रहे हो तो भाई हम तो नवाब हैं, हम कैसे खाएंगे? तो उन्होंने क्या कहते हैं, हमारे लेखक को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया। हमारी दृष्टि में उनका ऐसा करना अनुचित था। भाई आप नवाब हो तो क्या हुआ, नवाब भी जीने के लिए खाता है, आम अफगान भी जीने के लिए खाता है। तो जो उनका व्यवहार था वो अपने आप में काफी अनुचित व्यवहार था। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। क्या दिया है? हम कैसे कह सकते हैं कि मनु भंडारी के पिता बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे? अब ये तो हम वो कई जगह बता रही हैं कि वो अहंकारी थे, बहुत ही ज्यादा विद्रोही थे, सब कुछ था, लेकिन ये चीज कैसे कहेंगे कि वो कोमल और संवेदनशील थे? क्योंकि भाई वो बाहर के कई बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करते थे, क्योंकि उनको ये शौक था, ठीक है। तो कई जगह उन्होंने अपने उसमें ये परिचय दिया है। लेखिका मनु भंडारी के पिता बेहद कोमल और संवेदनशील थे। वे 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को
अपने घर पर रखकर पढ़ाते, उनके आदर्श चरित्र और जीवन का निर्माण करते। उन विद्यार्थियों में से कई बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे थे। समाज सुधार के कार्यों से भी वह जुड़े हुए थे। तो ये इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को रख के पढ़ाना, और ऐसा भी नहीं है कि बस काम चलाओ पढ़ाना, ऐसा पढ़ाया कि वो कहीं आगे चलकर ऊंचे ऊंचे पदों पर आसित भी हुए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये उनकी कोमल और संवेदनशील भावना का पता चलता है। इसके अलावा वो कई समाज सुधारी संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे। चौथा प्रश्न है, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां पर सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत चरितार्थ होती है कैसे? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो वहीं पे मिला था जहां वो फटी तहमत पहने रहते थे। ठीक है, इतने विश्व प्रसिद्ध हो गए लेकिन उन्हें काशी से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ा। जिस घर में रहते थे वही था। शान शौकत, आधुनिकता, ये सारी चीजें उनको बिल्कुल भी टच करके नहीं गई। तो इस तरीके से सादा जीवन उच्च विचार उनका हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या है, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां कृत्रिमता से दूर सादा जीवन उच्च विचार की कहावत को चरितार्थ करते थे। वे सादगी पसंद थे। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने के बाद भी उन्हें किसी तरह का अभिमान नहीं था। भाई सर्वोच्च था, भारत का तो सर्वोच्च रत्न था, उसके बावजूद भी उनके अंदर लेश मात्र का भी अहंकार या अभिमान नहीं था। उनका सारा समय संगीत साधना में व्यतीत होता था। उन्होंने कभी बनाव श्रृंगार की ओर ध्यान नहीं दिया कि नहीं भाई मैं इतना अच्छा हूं तो काफी अच्छे कपड़े पहनूं, सब कुछ करूं, इस तरीके से कभी। वो जाने जाते थे अपने शहनाई के लिए और वो उसी पर ही वर्क करते थे। अपनी शिष्या द्वारा फटी लुंगी पहनने के लिए टोकने पर उन्होंने कहा कि मालिक फटा सुर न बख्शे। लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। यानी कपड़े क्या हैं, आज फटे हैं कल सी भी जाएंगे, लेकिन एक बार अगर फटा स्वर निकल गया तो मतलब एक बार अगर गला खराब हो गया या हमने कुछ गलत गा दिया तो वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या 12 है। क्या है, पद्य पाठों के आधार पर, पहा लिखा है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब हमारा काव्य खंड दिया गया है। काव्य खंड में 6 अध्याय थे। इन 6 अध्यायों में से आपके सामने रखे जाएंगे 4 प्रश्न, करने हैं 3। एक प्रश्न आप जो कर रहे हो उसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर प्रश्न का उत्तर जो है 25 से 30 शब्दों में लिखना है, और ये रहेगा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या है प्रश्न। आत्मकथ्य से उद्धत निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या दिया है, आत्मकथ्य से उद्धत निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। काव्य पंक्ति क्या है, उनकी स्मृति पाथे बनी है थक्या पथिक की पंथा की। अब इसका भाव स्पष्ट करना है। व्यक्ति जब पथिक थक जाता है तो वो किसी एक छांव में बैठकर सुकून से आराम करना चाहता है ताकि आगे का सफर चले, या एक छांव जो है उसे पूरा रास्ता पार करने में काफी मदद करती है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद जी हमारे कवि हैं, उनके जीवन में आई उनकी प्रेयसी उनके जीवन की एकमात्र वो सहारा है, वो सुखद स्मृति है जिसके सहारे वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार उनके जीवन का आधार वे मधुर स्मृतियां हैं जिन्हें कवि संजोए रखना चाहता है। बहुत अच्छी यादें हैं उनकी। कवि के अनुसार जीवन पथ पर थके हुए पथिक को निराशाजनक स्थितियों से निकालने के लिए ये सुखद स्मृतियां ही उसका पाथेय या संबल है। वे स्मृतियां ही उसके जीने का सहारा है। तो बेसिकली क्या है कि जो उसकी प्रेयसी है या पत्नी है जिसके साथ उन्होंने जो अच्छे पल बिताए हैं वही उसके अब बाकी पूरे जीवन को जीने का एकमात्र सहारा बची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन मास के सौंदर्य को किस प्रकार चित्रित किया है। तो क्या दिया है, फागुन को एक नायिका के रूप में भी दिखा दिया है कि किस तरीके से पूरी प्रकृति सजी धजी है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, डालियां सब हरे हरे पत्तों लाल लाल पत्तों से ढकी हुई हैं,
चारों तरफ महक ही महक है, जो पक्षी हैं, तितलियां हैं, वो सभी प्रसन्न हैं। इन सभी को देखकर हमारे कवि इतना प्रसन्न है कि उनकी आंख नहीं हट रही है। साथ ही इतनी सुंदरता है कि वो उसको ये धरती भी समाने के लिए कम पड़ रही है। ठीक है, अट नहीं रही कविता में कवि नागार्जुन ने फागुन मास के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है कि फागुन मास में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पे होती है। फागुन मास बसंत ऋतु का स्वागत मास होता है, याद रखिए। इसी फागुन मास मैंने हमेशा बताया ना, फागुन मास में ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में सभी वृक्ष नव पल्लवों और रंग बिरंगे पुष्पों से आच्छादित हो जाते हैं। शीतल सुवासित पवन बहती है एवं पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता है। उस सौंदर्य अनुभूति से मानव मन भी प्रफुल्लित हो झूम उठता है। तो अब चारों तरफ अगर सौंदर्य इतना होगा, ठीक है, अब आप बोलोगे ये मैम समय कब होता है? ये आपका जो है जनवरी एंड या फेब स्टार्टिंग से पड़ता है। ठीक है, ये फागुन मास, क्योंकि आप ये समझिए वसंत ऋतु आप लोग देखते हो ना, वसंत पंचमी मनाई जाती है। तो वसंत पंचमी क्या होती है? वसंत ऋतु की जहां से शुरू होती है उसके 5वें दिन पंचमी की होती है। ठीक है, फागुन मास की पंचमी जो होती है वहां से बसंत पंचमी होती है। तो उस समय सौंदर्य अपनी पूरी चरम सीमा पर होता है प्रकृति का। सभी लोग, सिर्फ मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी बहुत आनंदित होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब में झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान से ली गई उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त बिंब को स्पष्ट कीजिए। अब बिंब क्या है? उन्होंने क्या बोला कि धूल दूसर तुम्हारे ये गात, जैसा लग रहा है छोड़कर, तालाब छोड़कर कमल जो है वो यहाँ खिल गया है। तो इन्होंने जाहिर सी बात है एक दृश्य बिंब को उभारा है। ठीक है, क्योंकि उसके गालों में धूल लगी हुई है, वो खुद धूल से सना हुआ है और उसको देखकर लग रहा है जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उस तरीके से इन्होंने किया है। तो अलंकार तो सीधे सीधे यहाँ पर उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उन्होंने सपोज करने के लिए चीज को बोला हुआ है कि तुम्हारा ये धूल दूसरे, मानो जैसे लग रहा है कि कमल जो है वो मेरी झोपड़ी में खिल गया है, इस तरीके से उन्होंने बताया है। तो बिंब यहाँ पर दृश्य बिंब है। देखिए क्या है, शिशु का धूल दूसरित यानी धूल से सना हुआ शरीर देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो सरोवर में खिलने वाला कमल पुष्प उनकी झोपड़ी में खिल रहा हो। भाव यह है कि धूल से सने हुए शिशु को कोमल अंग अत्यंत स्वतंत्र प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत बिंब जो है वो दृश्य बिंब है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मिट्टी के गुणधर्म को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, फसल कविता के आधार पर बताइए। अब मिट्टी का गुणधर्म क्या होता है? मिट्टी में बहुत तरह की, हर मिट्टी में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं भाई। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी अलग होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी, बिहार की अलग होगी, आंध्रा की अलग होगी। हर जगह की, अगर आप जगह जगह की मिट्टियाँ देखेंगे तो हर जगह की मिट्टियों में बहुत तब्दीली होती है और उनमें अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के साइड गेहूं बहुत उगाया जाता है, बंगाल साइड चावल बहुत उगता है ना, आंध्रा साइड भी चावल उगता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे दलहन और तिलहन जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उगता है। इसका रीज़न है कि अलग अलग मिट्टी के हिसाब से अलग अलग खेती की जाती है। जहाँ पर जिस मिट्टी का जो पोषक तत्व ज़्यादा होता है वहाँ पर उस एरिया में वो खेती ज़्यादा होती है। देखिए क्या है, मिट्टी में उपस्थित जो प्राकृतिक तत्व फसल को पोषित और पुष्ट करते हैं मिट्टी के गुणधर्म कहलाते हैं, यानी कि जो मिट्टी की पोषणता होती है जो फसल को हेल्प करती है। मिट्टी की गुणवत्ता फसल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदूषित जल और रासायनिक उर्वरक मिट्टी के प्राकृतिक गुणों को समाप्त कर देते हैं। अब जो हम उसमें जो रासायनिक खाद डालते हैं, जो आजकल बहुत फेमस है, वो है यूरिया। अगर हम वो डाल दें तो क्या होगा, मिट्टी की जो पोषणता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो पौधा है वो उस रासायनिक खाद के भरोसे बड़ा हो रहा है, पोषण तो आ ही नहीं रहा है, उसमें तो केमिकल चीजें जा रही हैं, है ना। हमारा कर्तव्य है कि हम मिट्टी को दुष्प्रभावित करने वाले कारकों को रोकें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें तथा प्रकृति के संतुलन को बिगड़ने ना दें। तो इसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? रासायनिक खादों का प्रयोग हमें कम करते करते पूरी तरीके से बंद कर देना है। हमें पुरानी जो खेती
बाड़ी होती थी ना, उस तरीके से, जिसमें कहते हैं हम जैविक खेती, जहाँ पर गाय बैल जो ये होते हैं इनके गोबर से जो है खाद दी जाती थी, वो एक नेचुरल चीज़ था। अब भाई देखिए गाय बैल इतना लोगों के यहाँ पलते नहीं हैं, क्योंकि भाई अब ट्रैक्टर से मशीनों से काम होता है, तो इस वजह से वो गोबर की खाद इतनी हो ही नहीं पाती है कि वो खेतों में पड़ जाए, इसलिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल होने लगा। तो अब बहुत ज़रूरी है कि भाई पोषणता को देखते हुए हमें पुरानी खेती की तरफ लौटना है, जहाँ पर हम जो नेचुरल जो प्राकृतिक जैविक पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल करते थे। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13, जहां पर हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका से प्रश्न पूछे गए हैं। क्या दिया गया है? पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में आपको देने हैं। ठीक है, अब 3 दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, जब आप 2 करोगे तो 8 मिलेंगे। ध्यान रखना, 50 से 60 शब्दों के बीच आंसर लिखना है, तो सीधे सीधे ये हमारे क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। माता का आंचल पाठ में बच्चे की दिनचर्या आजकल के बच्चों की दिनचर्या से भिन्न है। कैसे? उदाहरण से देखिए, तो माता का आंचल नहीं, माता का अंचल है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, पाठ के नाम में बहुत फर्क है, नॉर्मल चीजों से बहुत फर्क है। माता का अंचल जो हमारे पास चैप्टर दिया गया है, इसमें जो भोलानाथ है उसकी दिनचर्या काफी हद तक प्राकृतिक प्रकृति के करीब है, अपने मित्रों के साथ है, पिता के साथ है। आजकल के बच्चे क्या हैं? आजकल के बच्चों जो हैं वो तकनीकी चीज़ों के पीछे ज़्यादा हैं, टीवी है, मोबाइल है, डिजिटल गेम्स हैं, इनके पीछे रहते हैं, बाहर खेलने निकलना नहीं चाहते। अधिकतर समय अकेला, क्योंकि जब आप डिजिटली वर्क करते हो तो अकेले हो जाते हो, पेरेंट्स के साथ समय नहीं बिताना, कुछ नहीं करना। तो एक तरीके से पहले के बच्चों की दिनचर्या और आज के में पूरी तरीके से भिन्नता है। देखिए क्या है, माता का अंचल पाठ में लेखक सुबह नहा धोकर अपने पिता के साथ पूजा करने बैठ जाते। वे अपना पूरा दिन खाने और खेलने जैसे साथियों के साथ गुड़ियों का ब्याह रचाने, नाटक करने, बाग बगीचा और खेतों में सैर में बिताते थे। उन पर शिक्षा का उतना दबाव नहीं था। हाँ, ये भी एक चीज बात है, पहले शिक्षा का इतना दबाव नहीं होता था। आप उतना तो छोड़ो, जब हम पढ़ते थे, हम तब से और अब में देखते हैं फर्क। पहले भी एजुकेशन मतलब हम लोग को इतना ज़्यादा पढ़ाई का दबाव नहीं था जितना प्रेशर आजकल बच्चों के ऊपर होता है। आजकल के समय में 2-2.5 वर्ष का होते ही बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल में डाल दिया जाता है। सुबह उठते ही बच्चे विद्यालय जाते हैं और लौटने के बाद ही पढ़ते हैं। अब बताइए, पहले जब हम बात करते हैं कि जब हम छोटे थे, हमें आप ये यकीन मानिए कि 5 साल से पहले हम लोग को स्कूल नहीं भेजा गया था। आज क्या 2.5 साल का बच्चा हुआ नहीं कि उसे स्कूल में भेज दिया जाता है। और सुबह उठते छोटे छोटे बच्चों को सुबह उठाओ, चाहे जैसा मौसम हो, और उनको स्कूल जाना पड़ता है। लौटने के बाद फिर से पढ़ना है, क्योंकि स्कूल में काम दिया गया है। उन पर शिक्षा, परीक्षा और कैरियर बनाने का बहुत अधिक दबाव है। आजकल के बच्चे अपने साथियों के साथ प्राकृतिक खेल खेलने की अपेक्षा घर पर ही रहकर टीवी देखने, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों तथा मोबाइल से गेम खेलना पसंद करते हैं। तो दिनचर्या इतनी बदली है क्योंकि अब बाहर निकलने के लिए समय भी नहीं रहता और बच्चे पसंद भी नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा बदलाव हो, जो भी समय है वो प्रकृति के करीब हो, ये बहुत ज़रूरी है। डिजिटली बच्चों का खिला रहना बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। दूसरा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के संदर्भ में लिखिए कि प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर टिप्पणी कीजिए। प्रकृति ने जल संचय का बहुत अच्छा प्रबंध किया है। कैसे? जैसे कि देखिए, गर्मियों में जो पानी हमारा बहता है नदियों में, क्या कहते हैं, उसका वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है। फिर वो बरसात के समय पानी भी बरसाता है और पहाड़ी इलाकों में जाकर बर्फ के रूप में भी गिरता है। तो ठंड में क्या होता है, वहाँ बर्फ पड़ती है, बर्फ के रूप में इकट्ठा होता है, फिर पूरे साल वो बर्फ धीरे धीरे पिघलकर नदियों में पानी आता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती है, इसलिए ये जो है हमें पानी, जो पीने लायक पानी होता है वो मिलता है। वैसे तो हमारी धरती 70% पानी से ढकी है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है।
मीठा पानी जो है वो लिमिटेड है। इसलिए कह रहे हैं ना, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए, ये चिंता का विषय है। क्योंकि भाई जो पीने लायक मीठा पानी है वो हमें कैसे प्राप्त होगा? ज़्यादातर पानी ये बर्फ के रूप में है, पिघल गया, समुद्र में मिल गया, तब क्या करेंगे? कहाँ से आएगा वो मीठा पानी हम लोग के जीवित रहने का? तो इसीलिए बहुत हद तक चीज़ों को सुधारने की कोशिश करी जा रही है। प्रकृति द्वारा हिम शिखरों के ऊपर के रूप में जल संचय की अद्भुत व्यवस्था की गई है, किंतु साना साना हाथ जोड़ी पाठ में स्नोफॉल की कमी का उल्लेख है। उन्होंने कहा ना कि भाई प्राकृतिक प्रदूषण इतना हो गया है कि अब उतना स्नोफॉल नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। अतः हम सबका कर्तव्य है कि वर्षा के जल का संग्रहण करें। बहुत जरूरी है कि पानी जो बारिश के समय बरसता है उसे हमें बचाना है, क्योंकि जो पानी बरसता है उसमें से 90% पानी बहकर चला जाता है, हम कुछ संचित नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी है, तालाबों को खुदवाना है, नहरों को बनवाना है, बावड़ियाँ बनवानी है, ताकि जैसे तालाब बने तो हर तालाबों को नहरों के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए, बावड़ियाँ होनी चाहिए, ताकि पानी जो है वो उनमें एकत्र हो। भूजल पानी भी गर्मियों के समय जो वाटर लेवल होता है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो अगर ये तालाब और बावड़ियाँ बनी रहेंगी तो पानी का जो जमीन के अंदर पानी का स्तर होता है वो बहुत नीचे नहीं जाएगा। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, तो वर्षा के समय होने वाला पानी ज्यादा से ज्यादा जितना हम संग्रह कर सके उसका बहुत जरूरी है। अधिक वृक्षारोपण, जल का अपव्यय और पाइपों का रिसाव रोककर जल संरक्षण किया जा रहा है। सरकार द्वारा जल संरक्षण हेतु भूमिगत बांधों का निर्माण, छोटे छोटे पोखरों तालाबों का निर्माण, मनरेगा योजना, नदियों के बाढ़ क्षेत्र को मोड़ना तथा कृषकों को वर्षा के जल का सही उपयोग की जानकारी देना है कि वर्षा का जो जल है उसे, अब जैसे होता है ना बहुत एरिया में बंजर जमीन होती है जहां पर कुछ नहीं उगता, होता है ना बहुत एरिया में होता है, तो उस एरिया को आप खाली मत छोड़ो, वहां पर तालाब खुदवा दो, है ना। तालाब खुदवाने से देखिए वहां से पहले तो वहां के लोगों को मजदूरी मिलेगी, पहली चीज सरकार द्वारा, फिर वहां वर्षा का जल एकत्र होगा जिससे आसपास के लोगों को फायदा होगा, तो डबल चीज हो जाती है ना। उपयोग की जानकारी देना शामिल है, किंतु नागरिकों के सहयोग के बिना ये कार्य संभव नहीं है। बहुत जरूरी है कि नागरिकों को भी इस चीज का पता होना चाहिए और वो लोग भी इसका सहयोग करें। प्रश्न संख्या 3 है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के संदर्भ में लिखिए कि आपके विचार से विज्ञान का दुरुपयोग कैसे हो रहा है और कैसे उससे बचा जा सकता है। तो मैं क्यों लिखता हूं पाठ में हिरोशिमा नागासाकी में हुए परमाणु बम का जो जिक्र है वो विज्ञान के दुरुपयोग को दर्शाता है। इसी पाठ में लेखक ने ब्रह्मपुत्र नदी में सैनिकों द्वारा बम गिराया जाना और बहुत सारी मछलियों को मारना, ये भी विज्ञान के दुरुपयोग के रूप में रखा है। लेकिन आजकल हम अपने आगे इस आंखों के सामने बहुत जगह इस विज्ञान का दुरुपयोग होता हुआ देख रहे हैं। विज्ञान जहां हमारे लिए हमारी दैनिक क्रियाकलाप में बहुत सहयोगी है, बहुत जगह हम इसका उपयोग गलत होते भी देखते हैं। आजकल का सबसे रिसेंटली जो गलत उपयोग है विज्ञान, जिसने कंप्यूटर बनाया, इंटरनेट फैसिलिटीज दी और उसके चलते क्या हुआ, आजकल कितना क्राइम हो रहा है साइबर क्राइम की नहीं, ये तो बहुत लेटेस्ट है। थोड़ा सा और जाइए तो ये बंदूकें हैं, तोपें हैं जो बनी, ये विज्ञान की वजह से बनी। इसको किसके लिए, एक दूसरे को मारने के लिए बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया गया, इससे किसका फायदा होना था। चलिए देखते हैं। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर हिरोशिमा पर अणु बम गिराया जाना विज्ञान के निष्कृततम प्रयोग था, यानी गिरे सा गिरा प्रयोग था। आज भी देश की रक्षा हेतु निर्मित हथियारों ने आतंकवादियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर देना। अब वो ही हथियार जो मान लीजिए कभी अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, अगर वो गलत हाथों में जाएं तो क्या, उसका प्रयोग आतंकवादी कर रहे हैं, और आतंकवादी करते हैं तो फिर क्या होता है, निर्दोषों की हत्या होती है। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से, अच्छा यहाँ पर था, चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ती भ्रूण हत्याएं, पेट में ही बच्चे का जांच कर ली जाती है कि लड़का है कि लड़की है, लड़की है तो मार दिया जाता है। वो वायरस के प्रयोग द्वारा लोगों को हानि पहुंचाना, जैसा कि हम लोगों ने रिसेंटली देखा कोरोना वायरस, ये एक एक्सपेरिमेंट चाइना में करा जा रहा था जिसका फेल हो गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है ब्लास्ट हुआ, मतलब ब्लास्ट का मतलब वायरस जो है फैला
और कितने सारे लोग मरे, पूरा देश मतलब पूरी दुनिया जो है एक तरीके से लॉकडाउन में आ गई थी। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग आदि विज्ञान के अनेक दुरुपयोग देखने को मिलते हैं। हम लोग पहले खेती किया करते थे जो नेचुरल खाद होती थी उसकी जगह से विज्ञान ने किया, रासायनिक खाद बनाए, कीटनाशक बनाए, जिनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा आज होने लगा है कि जो फसल होती है उसकी पौष्टिकता अपने आप में खत्म हो चुकी है। इन सब से बचने के लिए आम नागरिकों को संवेदनशीलता, सतर्कता एवं जागरूकता की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को भी संबंधित सख्त कानून बनाकर कड़े कदम उठाने चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। बहुत ज़्यादा जो ये पेस्टिसाइड और यूरिया का प्रयोग हो रहा है इस पर थोड़ा नियंत्रण लगाना चाहिए। नियंत्रण लगाते लगाते धीरे धीरे इसे पूरा तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो क्राइम्स लेवल बढ़ रहे हैं इन पर सभी पर। चलिए, अब हमारा यहाँ पर पाठ्य पुस्तक आधारित 3 प्रश्न थे, खत्म हो गए। अब हम आ गए हैं अपने रचनात्मक लेखन पे। तो रचनात्मक लेखन का हमारा पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 14 है। तो 17 प्रश्न टोटल हैं, 14, 15, 16, 17। तो हमारे पास 14 प्रश्न हो जाएगा अनुच्छेद, 15वां प्रश्न हमारे पास में क्या हो जाएगा, पत्र। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, संदेश, विज्ञापन और ईमेल। ठीक है, ये 3 होंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर पहला देख रहे हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद के हमारे सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक करना है। ठीक है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों पर सार गर्भित अनुच्छेद लिखिए। तो हमारे पास 3 विषय दिए गए हैं, एक पर लिखना है, 120 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं शीर्षक के साथ, वही देना है। और एक आप जो कोई भी अनुच्छेद करोगे उसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है पहला, आज़ादी का अमृत महोत्सव। पहला क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। शुरुआत कब और कहाँ हुई, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, नए संकल्प और भारत की पहचान। तो ये 4 संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन 4 संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपको 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपको वर्ड लिमिट दी जाती है और जितने संकेत बिंदु दिए हैं उसको इक्वली डिवाइड कर दिया करो। क्या किया करो, उसको इक्वल डिवाइड करते हैं। जब कर नहीं है तो आसानी से, अब 120 को हाफ करेंगे 60, 60 को हाफ करेंगे 30, यानी कि ये 30 वर्ड्स जो हैं वो ईच आपके संकेत बिंदु के लिए है। एक संकेत बिंदु के लिए आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। चलिए, क्या है आज़ादी का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त 2022 को भारत के आज़ादी के स्वर्णिम 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 12 मार्च 2021 को महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह दांडी मार्च को 91 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसका 75 सप्ताह पश्चात 15 अगस्त 2023 को समापन होगा। इस महोत्सव का उद्देश्य नागरिकों के मन में देशभक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भावना जागृत कर महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रदर्शनियां, साइकिल जत्था, वृक्षारोपण, जुलूस, हस्तशिल्प प्रदर्शनी तथा देश की संस्कृति को दर्शाने वाले अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इसके लिए एक आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर शुरू किया गया है। पारंपरिक कला में शामिल लगभग 40,000 परिवारों की मदद करेगा। यानी कि जो लोक कलाकार होते हैं उनकी कला को उभारने का काम किया जाएगा। इस महोत्सव के द्वारा निश्चय ही हम भारत की स्वतंत्रता की स्वर्णिम गाथा और सांस्कृतिक एकता और अखंडता को विश्व पटल पर दर्शाने में सक्षम होंगे। हम ये दिखाएंगे कि भाई, जैसे अब जितना भी हम जो लोकल कला होती है उसको उभारते हैं, हर क्षेत्र का अपना एक कला होती है, उसे जब उभारा जाता है तो भारत की पहचान कुछ अलग ही उभर कर आती है। तो पिछले कुछ सालों में इस पर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है और जो है
जो कलाएं उभर कर आई हैं, हमने जाना है कि इस जगह की ये खासियत है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती हैं, और अब धीरे धीरे विश्व में भी इसको लेकर हम पहचान बना रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं दूसरा, आजकल का एकदम लेटेस्ट, ऑनलाइन खरीदारी, समय की मांग। मतलब आप ये विश्वास करोगे, कोरोना से पहले शायद ऑनलाइन परचेजिंग इतनी नहीं होती थी जितना ऑनलाइन अब शुरू हो गया आफ्टर कोरोना, क्योंकि लोगों ने कोरोना के दौरान बाहर निकलना, आना जाना इतना कम कर दिया था कि हर चीज़ अब वो लोग ऑनलाइन मंगाने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि ऑनलाइन बहुत तेजी से बढ़ा है आजकल। अब इस पर आपके सामने 4 संकेत बिंदु हैं। पहला है ऑनलाइन खरीदारी से अभिप्राय, बदलते समय की आवश्यकता। तीसरा है खरीदारी करते समय संयम की आवश्यकता। चौथा है खरीदारी के समय सावधानियां। ठीक है, तो ये चीज आपको दी गई है, देखिए क्या है। ऑनलाइन खरीदारी, समय की मांग। पहली चीज क्या है, ऑनलाइन खरीदारी एक ई कॉमर्स तकनीक है जिसमें उपभोक्ता घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी करता है। यह विक्रेताओं को भी ऑनलाइन माध्यम से अपने व्यवसाय और लेन देन को चलाने वाला मंच तथा उपभोक्ताओं के लिए समय की बचत कराने वाला एक लाभकारी माध्यम है। तो जो बनाने वाले हैं उनको भी फायदा है और जिन्हें खरीदना है उन्हें भी फायदा है। तो बीच में से मीडिएटर्स काफी हद तक हट जाते हैं। आजकल के व्यस्त युग में जब प्रत्येक व्यक्ति समय से भी आगे दौड़ रहा है, इस प्रकार की सुविधा काफी समय बचाती है, क्योंकि भाई आप देखेंगे घर में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं तो इतना समय नहीं होता, जिसके चलते हर काम हम कम समय में कर लेना चाहते हैं, वह आवश्यक होती जा रही है। विक्रेता अपनी वेबसाइट पर उत्पाद के सभी विवरणों को अपलोड कर देते हैं और हम अपनी आवश्यकता अनुसार उनकी से खरीदारी करते हैं, यानी कि उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां से खरीदारी कर लेते हैं कि भाई हमें ये चाहिए। परंतु इनमें से कई जोखिम भी हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हम जिस वेबसाइट से खरीदारी कर रहे हैं वह वास्तविक है अथवा नहीं। साथ ही विभिन्न वेबसाइट पर उपलब्ध वस्तुओं की कीमत का तुलनात्मक अध्ययन करके ही खरीदारी करनी चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म रहते हैं, तो हर कहीं हमें जो है पहले कंपेयर करना चाहिए, फिर खरीदारी करनी चाहिए। हमें बिक्री के नियमों और शर्तों को अच्छी तरह परख कर डिजिटल भुगतान की अपेक्षा नगद भुगतान करना, यानी जैसे लोग बोलते हैं कि हमने ऑर्डर किया और तुरंत का तुरंत पेमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि पहले हम ऑर्डर कर दें और जब सामान आए तब कैश ऑन डिलीवरी, COD जिसे हम कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, वो ऑप्शन देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI पेमेंट पहले ही कर देते हैं, तो वो चीज़ बचना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी नहीं आता है सामान तो हमारा पैसा तो फंस जाता है कि नहीं। तथा पसंद न आने पर वस्तुओं को लौटाने की सुविधा वाली वेबसाइट को प्राथमिकता देनी चाहिए, कि अब ऐसी वेबसाइट से हमें सामान ज़्यादा लेना चाहिए कि मान लीजिए जैसे हमें पसंद नहीं आया तो हम वापस कर सकते हैं। अब तीसरा हमारे पास में जो अनुच्छेद है वो क्या है, मधुर वचन है औषधि। ठीक है, तो ये एक दोहे का छोटी सी लाइन है जो हमारे सामने रखी गई है। इस पर 4 संकेत बिंदु हैं। क्या है, शांति देने वाले उदाहरण प्रकृति और आसपास से दीजिए, भाईचारा और प्रेम और व्यक्तित्व में निखार। तो इन 4 पॉइंट्स पे आप ये जो सूक्ति दी गई है, मधुर वचन है औषधि, इसे आप एक्सप्लेन करोगे, बताओगे। ठीक है, देखिए क्या है, मधुर वचन है औषधि। औषधि मतलब होता है दवाई। मधुर वाणी वह औषधि है जिससे मानव हृदय के समस्त विकार दूर हो जाते हैं, यानी कि जितनी भी हम, मान लीजिए हम बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं या किसी पे गुस्सा हैं, तो सामने वाला अगर प्यार से बात करे तो वो सारी तकलीफ अपने आप दूर हो जाएगी, है ना। और जहाँ क्रोध शांत होता है, तकलीफ होती है, तो बीमारी अपने आप घर नहीं करेंगी। मीठे वचन दुखी हृदय के लिए औषधि का काम करते हैं। मीठी वाणी वक्ता और श्रोता दोनों के ही आत्मानंद, यानी कि अंदर से आत्मा को आनंद करती है, बहुत अच्छा लगता है, कि अनुभूति कराती है। मधुर वाणी से मनुष्य में विनम्रता, शिष्टता और मैत्री जैसे उदात्त गुणों का उदय होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हम जब भी किसी से बात करेंगे, खुद को तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी हमसे प्रभावित होगा, हमारा मित्र बनेगा। तो इस तरीके से भविष्य में हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो वो व्यक्ति हमारी हेल्प कर भी सकता है।
विद्वान व्यक्ति अपने मीठे वचनों से दूसरों का हृदय जीतकर उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं तथा समाज में प्रतिष्ठा, गौरव और यश प्राप्त करते हैं। वाणी के उचित प्रयोग द्वारा कटु से कटु सत्य भी प्रिय और मधुर लगने लगते हैं। अगर आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपने कहा अगर उसी को आप मीठे में एकदम अच्छे से मीठी भाषा में समझाओगे तो वो कड़वी बात भी उसे अच्छी लगेगी। हमें वाणी का प्रयोग बड़ी समझदारी और संयम से करना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़ा घाव भर सकता है किंतु कटु वचन का घाव जिंदगी भर नहीं भरता। मधुर वाणी से समाज में समानता, सद्भावना और सह अस्तित्व का प्रसार होता है। अतः हमें सदैव सबको प्रिय लगने वाली वाणी ही बोलनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 अनुच्छेद जो हमने यहाँ पर करा दिए। अब हम आगे प्रश्न संख्या 15 में। तो प्रश्न संख्या 15 में हमारे सामने रखे गए हैं 2 पत्र। दोनों में से हमें करना है एक पत्र जो कि हमारा रहेगा 100 शब्दों में। जो भी आप पत्र करेंगे उसके लिए मिलेगा आपको 5 नंबर। ठीक है, 5 मार्क्स मिलने थे। देखिए क्या है, चलिए प्रश्न है, आप तनुज या तनुजा हैं। ठीक, विद्यालय के पुस्तकालय में छात्रों को समसामयिक विषयों पर पुस्तकों का अभाव खटकता है। यानी कि समय जो चीजें ना समय के साथ अपडेट होती हुई जो चीजें होती हैं, समय कोई जैसे करंट अफेयर्स को लेकर है या जो चीजें हो रही हैं उनको लेकर है, अपडेशन रहता है। तो इन सब को लेकर जो न्यू एडिशंस बुक्स होती हैं वो नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो वो कमी लोगों को कहीं ना कहीं खल रही है। प्रधानाचार्य जी को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर इस विषय से संबंधित पुस्तकें मंगवाने के लिए निवेदन कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये आपके प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो सीधे सीधे ये कौन सा पत्र हो गया, औपचारिक पत्र हो गया। कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सेवा में प्राचार्य, आबासा पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद आप दिनांक दे देंगे। दिनांक देने के आपका आ जाएगा विषय, क्योंकि औपचारिक पत्र है। विद्यालय के पुस्तकालय में समसामयिक विषयों पर पुस्तकें मंगवाने के अनुरोध में महोदय, निवेदन है कि मैं विद्यालय की 11वीं बा विज्ञान वर्ग की छात्रा हूँ। हमें गर्व है कि हमारा विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से संपन्न एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय भी बहुत समृद्ध है। पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी। किंतु कई बार वाद विवाद एवं अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने की तैयारी करते समय समसामयिक विषयों की पुस्तकों का अभाव खटकता है। क्या होता है, जो रिसेंटली अपडेटेड बुक्स होती हैं उनमें जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है वैसी कोई पुस्तकें नहीं रहती। मान्यवर, वर्तमान समय में सभी विद्यार्थियों को, विशेषकर उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समसामयिक विषयों की जानकारी होना अति आवश्यक है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि पुस्तकालय में इस प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध कराने की कृपा करें। सधन्यवाद, निवेदिका, तनुजा, कक्षा 11वीं बा, आबासा पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली। ठीक है, इतना देकर खत्म करेंगे। अब हमारे पास अथवा करके दूसरा पत्र है। यहाँ क्या दिया गया है, आप विधु या विभूति हैं। क्या है, आप विधु या विभूति हैं। अपने मित्र तेजस्विन शंकर को राष्ट्रमंडल खेल में ऊंची कूद के लिए एक पदक जीतने पर लगभग 100 शब्दों में बधाई पत्र लिखिए। अब आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो कौन सा पत्र हुआ, ये अनौपचारिक पत्र हुआ। ठीक है, आपका नाम दे दिया है, आपके मित्र का नाम दे दिया गया है, फिर साथ ही साथ आपको उसको किस लिए बधाई देनी है इसका रीजन भी दे दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। 242 लाजपत कुंज, नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2000। प्रिय मित्र तेजस्विनी शंकर, मधुर स्नेह। ठीक है, कल के समाचार पत्र में तुम्हारे द्वारा राष्ट्रमंडल खेल में ऊंची कूद के लिए स्वर्ण पदक जीतने का सुखद समाचार प्राप्त हुआ। मित्र, इस महान उपलब्धि के लिए मेरे तथा मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। निश्चय ही तुमने यह स्वर्ण पदक प्राप्त करके अपने माता पिता के साथ साथ अपने विद्यालय, खेल शिक्षक एवं राज्य को भी गौरवान्वित किया है। यह तुम्हारे अथक परिश्रम, निरंतर अभ्यास, लगन एवं लक्ष्य प्राप्ति के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम इसी प्रकार निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहो।
अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना, तुम्हारे सुखद भविष्य की कामना के साथ तुम्हारा मित्र विभु। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसे शुभकामना भी दे दी, घर वालों को भी रिगार्ड्स दे दिया। बहुत ध्यान रखना है पत्र को लिखते समय कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 16 पर। क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, आपका नाम दिव्य या दिव्या है। ठीक है, आपने इसी वर्ष बीकॉम की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अपनी शैक्षणिक योग्यताओं और रुचि का वर्णन करते हुए रेलवे बोर्ड के कार्यालय सहायक के रिक्त पद के लिए एक संक्षिप्त स्ववृत्त लगभग 80 शब्दों में तैयार करिए। तो प्रश्न संख्या 16 में 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या क्या है, का है आपका स्ववृत्त लेखन और खा है ईमेल लेखन। तो इन दोनों में से आपको एक करना है। तो जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो पहला है हमारे पास स्ववृत्त। नाम दिया गया है दिव्य दिव्या, आपकी क्वालिफिकेशन दे दी गई है बीकॉम आपने किया है, वो भी प्रथम श्रेणी में, और आप शैक्षणिक योग्यताएं लिखेंगे, रुचि लिखेंगे, और रेलवे बोर्ड कार्यालय के सहायक के लिए रिक्त पद है जहां के लिए आप ये स्ववृत्त प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। रेलवे बोर्ड में कार्यालय सहायक के रिक्त पद के लिए आवेदन हेतु स्ववृत्त। नाम है कुमारी दिव्या, पिता का नाम श्री मुकेश कुमार, माता का नाम श्रीमती कुसुम। जन्म तिथि 7 जनवरी 2001, वर्तमान पता 55/112 विवेक विहार नई दिल्ली, मोबाइल नंबर, ईमेल। ठीक है, अब आते हैं शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यता हमने हमेशा बोला है कि तालिका में ही बनाना है, उससे नीट एंड क्लीन रहेगा। देखिए क्या है, सबसे पहले आप शुरू कहाँ से करेंगे, 10th में, 10th 12th और फिर आपका आ जाएगा बीकॉम। आपने ये 3 ही कॉल बीकॉम तक का ही आपको लिखना है। तो 10th आपने दिया है 10वीं 2016 में CBSE हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान। आपने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, 72% मार्क्स हैं आपके। फिर आते हैं 12वीं 2018, ठीक 2 साल बाद में, CBSE हिंदी अंग्रेजी गणित कॉमर्स बिजनेस स्टडीज। ठीक है, प्रथम है, 86% मार्क्स रहे। फिर आते हैं बीकॉम 2021 में, 3 साल लगते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने में। दिल्ली विश्वविद्यालय अंग्रेजी गणित कॉमर्स प्रथम और 92%, 92% आपके मार्क्स आए। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हो गई, लेकिन अब साथ में आपको अन्य योग्यताएं भी देनी है। ठीक है, देखिए क्या है अन्य योग्यताएं। हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का 1 वर्षीय डिप्लोमा है आपके पास, वो भी प्रथम श्रेणी में। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा है। हिंदी भाषा में दक्षता और अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान है। तो हिंदी में तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी का इतना ज्ञान है कि काम सध जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता है। ठीक है, अभिरुचि आपकी यानी कि आपका इंटरेस्ट किस में है, संगीत गायन एवं वादन, योग, खेलकूद में। अब किस तारीख को लिख रहे हो, तिथि 15 मार्च 2000, स्थान हस्ताक्षर दिव्या। अब इसके साथ आपने अटैच क्या किया, बहुत सारी फोटोकॉपी अटैच करनी पड़ती है, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति। तो आपने जितनी भी जो है क्वालिफिकेशन दी है उन सभी की क्या कहते हैं प्रमाण पत्र और आपकी अंक तालिकाएं अटेस्टेड है। अब अथवा करके हमारे पास क्या आ रहा है, एक ईमेल। स्ववृत्त के साथ क्या आ रहा है, एक ईमेल आ रहा है। क्या है, ईमेल द्वारा किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 80 शब्दों में सूचित कीजिए कि आपके निवास स्थान के आसपास अधिक वर्षा के कारण बाढ़ का सा माहौल बन गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्षा हुई जिसकी वजह से पूरा बाढ़ सा आया हुआ है। जल भराव से मुक्ति के लिए तुरंत सहायता अपेक्षित है। तो आपको ये एक ईमेल लिखना है, 80 शब्दों में लिखेंगे ये, और इसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, तो ईमेल देखिए क्या है। सबसे पहले आप फ्रॉम किसको, क्या है, आदित्य 2503@gmail.com किसको दे रहे हैं, एडिटर हैं दैनिक जागरण @gmail.com। ठीक है, CC और BCC आप लिखोगे, लेकिन आगे हमें अटैच नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब एक ही मेल को हम कई लोगों को भेजते हैं तब हमें CC और BCC अटैच करना पड़ता है। डेट डालिए, उसके बाद है सब्जेक्ट अत्यधिक जलभराव से मुक्ति की सहायता प्राप्ति हेतु। महोदय, मैं नोएडा सेक्टर 56 की अलकनंदा सोसाइटी का निवासी हूँ। मेरे निवास स्थान के आसपास अत्यधिक वर्षा से जल भराव के कारण बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे यहाँ के निवासियों को आवागमन
अवसुविधा, खाद्य पदार्थों का अभाव, विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र तक ना पहुंच पाना तथा दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो एक नहीं, कई लोगों को इस चीज से समस्या हो रही है। महोदय, समस्त क्षेत्रवासियों को इस जलभराव से मुक्ति के लिए तुरंत सहायता अपेक्षित है। सभी को सहायता चाहिए। आशा है आप इस समस्या का निदान करने में हमारी सहायता करेंगे। धन्यवाद। आबासा। अब यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आपको पूरा अपना एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि किस एरिया में भरा है ये बात तो बतानी पड़ेगी ना। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 17, जहां पर हमारे पास एक विज्ञापन और एक संदेश दिया गया है। दोनों में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, विज्ञापन करिए या संदेश करिए। चलिए देखते हैं। जो भी आप करेंगे 60 शब्दों में करेंगे और 4 मार्क्स आपको इसके लिए मिलेंगे। कहा है, आपके पिताजी ने पाठ्य पुस्तकों की दुकान खोली है। उसके प्रचार के लिए लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करिए। तो ठीक है, आपके पिताजी की एक बुक स्टॉल है जहां पर बहुत सारी बुक्स अच्छी बिकती हैं, तो उसके प्रचार के लिए विज्ञापन रेडी करना है। तो देखिए क्या है, आइए 10% छूट के साथ खरीदिए सीबीएसई बोर्ड तथा आईसीएसई बोर्ड की नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित सभी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें। तो अब यहाँ पर पुस्तकों से रिलेटेड है, तो पुस्तकों को ही आप लोगोगे। तो कितना अच्छा इन्होंने दिखाया कि डेस्क बनी है जहाँ पर सरस्वती पुस्तक भंडार लिखा गया है। तो पुस्तकें आपको यहाँ मिली। अब इसके अलावा और क्या मिलेगा? अन्य आकर्षण है। बच्चों के लिए शिक्षाप्रद पुस्तकें मिलेंगी, कहानियों की पुस्तकें हैं, उच्च गुणवत्ता युक्त स्टेशनरी का सामान है, शिक्षाप्रद खिलौने और जो पजल्स भी हैं। तो ये सारे और भी आकर्षण हैं। अब ये आपको फोन नंबर दोगे और साथ ही एड्रेस भी दोगे। भाई दुकान तक अगर किसी को बुला रहे हो तो दुकान का एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, तो दुकान का एड्रेस दे दोगे। पता है दुकान नंबर 22, बड़ा बाजार, घंटाघर चौक, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया आपका विज्ञापन। अब हमारे पास में है संदेश। ठीक है, या तो आपको विज्ञापन करना था या संदेश करना था, दोनों में से एक चीज करनी थी। संदेश भी आपको 60 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। ईद पर अपने मित्र को लगभग 60 शब्दों में बधाई संदेश दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्लॉग बनाना है। संदेश लिखिए, तारीख लिखेंगे, समय लिखेंगे। प्रिय सलीम, ईद मुबारक। अल्लाह आपको ईश्वर के मुबारक मौके पर तमाम खुशियां अता फरमाए। आपकी हर दुआ कबूल हो। ईद का त्योहार आया है, खुशियां अपने संग लाया है। सब तरफ फैले अल्लाह का नूर, आपकी हर दुआ हो कबूल। ठीक है, तो 4 लाइनें आती हैं तो आप लिख दीजिए, नहीं आती है तो आप सिंपल संदेश भी लिख सकते हैं। आपको और आपके परिवार को भाईचारे, प्रेम और अमन का त्योहार ईद उल फितर बहुत मुबारक हो। ठीक है, नीचे अपना नाम लिखकर आप खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से 2023 का सेकेंड सेट भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो अभी तक 2023 के हम 2 सेट्स कर चुके हैं और अब आ जाएंगे हम किसमें? ईयर 2024 के पेपर में। तो 2 सेट उसको के भी हम करेंगे ताकि पिछले साल का पैटर्न हमें अच्छे समझ में आए। याद रखिए, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।